हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ पार्ट 16 लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ 14 और 15 शेयर कर दिया है, पहले उन्हें सुनिएगा तभी आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगेगा। चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं गाइस। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर वेवुशन जो था ना, वो बहुत खुश हो जाता है वांगची को देखकर। वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट था 7 मंथ और उसका पेट बहुत मोटा हो गया था, गोल मटोल उसके गाल हो गए थे, जिसे देखकर मतलब लवांगची को ऐसा लग रहा था शिट, उसने 7 महीने मिस कर दिए, वो भी विभूषण की प्रेगनेंसी के। विभूषण ना उसे मिलकर ना बहुत रोता है, उसे मारता रहता है, उसके हाथों पे मारता रहता है। तो वांगची भी इमोशनल हो जाता है और उसका भी ना रोना निकल आता है कि उसका प्रेग्नेंट ओमेगा इतने टाइम से दर बदर था, उसे ढूंढता था, उसे मिस करता था। और ऐसा नहीं था कि वांगची को उसकी कोई खबर नहीं थी, वांगची उसकी खबर सब कुछ ले रहा था, बट वो मजबूर था कि अपने ओमेगा से मतलब कांटेक्ट नहीं कर सकता था। एक भी इशारा किसी को कुछ मिला तो वो इसके ओमेगा की जान खतरे में हो सकती थी, क्योंकि जो विभूषण है वो पब्लिक से मिलता है, वो पब्लिक का वेलफेयर करता है, पब्लिक के लिए जीता है। और अगर वो विभूषण से उसका सपना ही छीन लेगा तो विभूषण जिंदा कैसे रहेगा। और वो खुद की तरह विभूषण को इधर उधर जो है लेके जाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी घुटन से जीता है, इधर उधर भाग के जीता है, कम से कम विभूषण अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए। वांगची यहाँ पर विभूषण को बताता है कि वो इतने टाइम से जो है वो ऑलरेडी फिजी आइलैंड के लिए निकल गया था, वो वहाँ पर रह रहा था, वो खुद को छुप छुपा कर इतने टाइम से ऐसे ही रह रहा था। और वहाँ पर उसने क्या क्या सीखा, कैसे रहना सीखा। और यहाँ पर विभूषण उससे कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स निकालता है, जहाँ पर उनका जो बेबी था वो ये लगा लो कि 2 महीने से लेकर उस बच्चे की जितनी भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स थी वो सारी चीज़ें दिखाता है। वो बताता है कि बच्चे की अंदर की जो वीडियोस बनती थी, मतलब अल्ट्रासोनिक जो वीडियोस होती थी वो कैसी होती थी। वो यहाँ पर वांगची से बहुत सारी चीज़ें शेयर करता है, लेकिन उसकी आंखों से ना आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि विभूषण को ना ऐसा लग रहा था कि वांगची ने बहुत कुछ मिस कर दिया है। काश उसकी प्रेगनेंसी के टाइम ना वांगची लिटरली उसके पास होता। उसे बहुत ज़्यादा अल्फ़ा की क्रेविंग होती थी, उसे बहुत महसूस होता था, तो वो बहुत ज़्यादा मिस करता है। और जब वो वांगची को ये चीज़ें बताता है ना, वांगची को बहुत दुख होता है। वांगची लिटरली उसकी आंखों से ना आंसू निकल रहे थे। वो जब अपने छोटे से जो विभूषण के पेट में जो बच्चा है उसकी सारी चीज़ें देखता है ना, उसे बहुत इमोशनल फील हो रहा था। उसे जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो डॉक्टर वाली तो नहीं मिलती थी, लेकिन हाँ उसे विभूषण कैसे कर रहा है, कैसे जा रहा है, जब भी हो गया है, कपड़े खरीदने गया है, ये सारी चीज़ें, ये सारी फ़ोटोज़ उसे मिला करती थी। लेकिन उसे सामने से एक चीज़ को महसूस करना, सामने से एक इंसान से बात करना और एक इंसान को सिर्फ फ़ोटो में देखकर खुश हो जाने में बहुत अंतर होता है। वो जब विभूषण के सामने आया ना और विभूषण उसे क्यूटली अपने हाथों की ऐसी छोटी छोटी मुट्ठी बना के मार रहा था ना, तो वांगजी का दिल तो तभी भर आया था। और वो ना सिर्फ विभूषण को हग करता है, विभूषण के साथ बैठा रहता है। वो विभूषण के लिए उस दिन खाना भी बनाता है, जो कि उसने इतने टाइम से सीखा था कि प्रेग्नेंट वाइफ को कैसे देखते हैं, क्या क्या करते हैं। वो विभूषण के लिए हेल्दी फूड बनाता है, बॉइल्ड फूड बनाता है, उसके लिए खाने के लिए लेके आता है। वो बहुत अच्छे से टाइम बिताता है, उसे उस दिन घुमाने के लिए बाहर लेके जाता है। विभूषण बहुत खुश था। लवांगजी जब वो लोग बाहर गए हुए थे और फिर से उस पार्क में पहुंचते हैं जहाँ पर वो अक्सर जाया करते थे, तो वहाँ पर घुटनों के बल बैठ के ना उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। विभूषण हैरान हो जाता है कि सच्ची। यहाँ पर लवांगजी कहते हैं हम लोग अच्छे से शादी करेंगे, मैं तुम्हारे साथ जो है वो बहुत अच्छे से टाइम नहीं बिता पाया, प्रेगनेंसी को ढंग से डील नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुमसे शादी बहुत अच्छे पैमाने पे करना चाहता हूँ। विभूषण कहता है नहीं तुम छोटी मोटी शादी भी कर सकते हो। तो वांगजी कहता है क्यों करूँ, मैं तुम्हारे हर अरमान को नहीं तोड़ सकता। यहाँ पर वांगजी उसे बताता है कि जब उसने उस पर गोली चलाई थी तो उसे बचाने के लिए चलाई थी, क्योंकि वो लोग बहुत क्रूअल थे। अगर उन्हें विभूषण के बारे में कुछ नहीं पता चलता, विभूषण से लवांगजी के बारे में कुछ नहीं पता चलता, तो शायद आज वो लोग खुद ही विभूषण को मार डालते। तो लवांगजी उसे सारी चीज़ें बताता है, जिससे सुन के ना विभूषण को ऐसा लगता है कि यार जो माफिया लॉर्ड की जो ज़िंदगी हमें दिखाई जाती है ना, हमें लगता है ओ माय गॉड कितना सही रहता होगा ना, उसके आसपास इतने सारे बॉडीगार्ड होते हैं, वो स्वैग में आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें हर वक्त अपनी जान का खतरा रहता है। यहाँ पर लवांगजी कहता है कि एक पॉलिटिशियन चेंज हुआ है, जिसे उसने एक टाइम पे सपोर्ट करने से मना कर दिया था, और उसी पॉलिटिशियन ने यहाँ पर उसकी फैमिली की जान जो है खतरे में डाली हुई है। यहाँ पर लवांगजी बताता है कि उसकी पूरी फैमिली अभी भी वापस नहीं आई है, उसकी पूरी फैमिली अभी भी फिजी में है, और वो फिजी
आइलैंड पे ही रह रहे हैं। यहाँ पर विभूषण उसे देखता है, उसकी बातें सुनता है और कहता है अब तुम वापस तो नहीं जाओगे ना। तो लवंग जी कहते हैं किसी को अभी मेरे बारे में नहीं पता कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ, किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे लवंग जी ने अपना हुलिया चेंज कर लिया था। उसने अपना हुलिया बिल्कुल अलग ही कर रखा था। उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी, मूछें बढ़ा ली थी, उसने क्लीन शेव खुद को नहीं रखा हुआ था, वो ड्रेसअप भी बिल्कुल डिफरेंट हुआ था, जैसे कि वो अक्सर फॉर्मल सूट्स में रहा करता था, या फिर इस वक्त उसने बैगी से कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल डिफरेंट, पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। और जिसे देखकर विभूषण थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। विभूषण उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इस तरह से मेरी वजह से ऐसे हुलिये में रह रहे हो। तो वांग जी कहता है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ विंग, क्योंकि तुम मेरी लाइफ हो, मेरी लाइफ का पार्ट हो और आगे चल के हम स्पाउस बनेंगे। वांग जी यहाँ पर विभूषण से कहता है कि जब ये बेबी पैदा हो जाएगा ना, और जब ये बेबी थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, इस बच्चे के 6 मंथ होने पर हम लोग शादी करेंगे, तब तक तुम भी तंदुरुस्त हो जाओगे। विभूषण के पूरे 2 महीने जो प्रेगनेंसी के थे वो लवंग जी उसके साथ रहता है। वो पेरेंटिंग की क्लास लेते हैं, विभूषण के लिए सब कुछ करता है। उसने अपना हुलिया चेंज किया हुआ था, जैसे कि उसने अपनी आंखों पे चश्मा लगा लिया था, एक गीक टाइप में बन के वो रहने लगा था। गीक मतलब जैसे कि पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, चश्मे वाले और दांतों पे ब्रिसल लगी हुई, बिल्कुल लवंग जी ने अपना हुलिया बिल्कुल चेंज कर लिया था, ताकि कोई उसे पहचाने ना, कोई ये ना समझे कि वो क्या है, कैसे है, या फिर उसकी वजह से भीम को कोई चोट ना पहुँचे या उसके बच्चे को चोट ना पहुँचे। वो बिल्कुल वैसे ही गीक बन के यहाँ रह रहा होता है। विभूषण ना अक्सर कहा करता था मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, अब तो तुम जब भी मेरे साथ चलते हो तो कोई सोचता है मैं इतना हैंडसम मूवी का हूँ और मेरे साथ कितना गीक जैसा बंदा चल रहा है। तो लवंग जी कहता है डोंट वरी, हूँ तो मैं भी हैंडसम ना। वांग जी और विभूषण जब पहली बार मिले थे तो उनके बीच में इंटीमेसी हुई थी, लेकिन विंग को प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो डॉक्टर्स ने उन्हें इंटीमेट होने से मना कर दिया था, क्योंकि विंग जो था वो अपनी ऐसी स्टेजेस पे था जहाँ पर वो सेक्सुअल एक्टिविटी को ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा सा आपस में कंट्रोल करना पड़ता है। 9 मंथ बाद विंग यहाँ पर एक बच्चे को डिलीवर करता है। उसने एक क्यूट से बेबी बॉय को डिलीवर किया था जो बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा था। और यहाँ पर ना विभूषण का वो बेबी देख कर ना लवंग जी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो जो बच्चा था ना वो थोड़ा सा विभूषण और लवंग जी पे लग रहा था, लेकिन वो लवंग जी की मॉम से बहुत मिलता था, जिन्हें गोली लगने की वजह से उन्होंने बहुत पहले ही खो दिया था। यहाँ पर उसकी इमोशनल हो गया था, उसे ऐसा लगा था उसकी लाइफ में उसकी मॉम ना वापस आ गई हैं एक बच्चे के रूप में। वो बहुत मतलब इमोशनल हो जाता है। वो अपने बच्चे की पिक्चर्स जो था वो दूसरी साइट्स यूज़ कर वो अपनी फैमिली को भी भेजता है, बताता है। वहाँ पर न्यू सिंह को भी प्रेगनेंसी से एक बेटी हुई थी जो कि बहुत प्यारी थी। यहाँ पर लवंग जी जो था वो विभूषण से कहता है कि जल्द से जल्द हमारा बच्चा 6 मंथ का हो और मैं हमारे बच्चे के साथ तुम्हें वापस से फिजी लेके जाऊँ, हम वहीं रहेंगे, शायद हम वापस लौट के भी ना आए। और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ कि मैं गुंडागर्दी छोड़ दूँगा, मैं इन सब में नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं इस सब में कुछ नहीं रखा, मैं बिल्कुल डिफरेंट बनना चाहता हूँ। और मैंने ब्रदर को ये चीज़ कही थी और ब्रदर भी न्यू सिंह के लिए खुद को चेंज कर रहे हैं। हमने अंकल से बोल दिया कि हम इसमें नहीं रहेंगे और अंकल भी जब अंकल ने जिन लोगों के साथ हमारे कॉन्टैक्ट से उनसे बात की तो उन लोगों में से किसी एक ने हम पे हमला करवा दिया। एक पॉलिटिशियन ने हम पे हमला करवा दिया जब उसे लगा कि हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं। तो विभूषण कहता है ये बहुत अच्छा डिसीज़न है, पर मेरे क्लाइंट, तो वो कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना, तुम वहाँ पर अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल लेना, इस क्लिनिक को तुम्हें बंद करना होगा। विभूषण कहता है मैं इन लोगों को मिस करूँगा। विभूषण की बेटी 2 महीने की हो गई थी और लिटरली वो लोग अपना सारा सामान पैक करते हैं। उसने अपना क्लिनिक भी सेल आउट कर दिया था और अपनी क्लिनिक के जो भी उसे पैसा मिला था ना वो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे करके फिजी में वहाँ जाने के लिए, वहाँ पे एक क्लिनिक खोलने के लिए वो पैसों को डिपॉजिट कर देता है। और धीरे धीरे करके वो सारा सामान अपना बेच रहा था ताकि वो यहाँ से सीधा फिजी चला जाए। वो धीरे धीरे करके सब चीज़ें करता था। वो लोग बहुत अच्छे से रहने लगे थे। लवंग जी पूरे टाइम अपने बच्चे का ख्याल रखता था, उन्हें जो भी चीज़ चाहिए होती था ना, क्योंकि उसने जब से आया था विंग जब 7 मंथ प्रेग्नेंट था तब से लेकर विंग को मोस्टली वो बेड पे ही रखा करता था, उसे ज़्यादा काम नहीं करने देता था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था उसके बच्चे या विंग को थोड़ा सा भी नुकसान हो, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे करके विभूषण जो था वो सारी चीज़ें अपना सिमटा रहा था। उसका बच्चा 6 महीने का जैसे ही होता है ना तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अपकमिंग जो भी संडे आएगा ना उसमें वो चर्च में जाके शादी कर लेंगे और फिर उसके बाद वो ऑफिशियल एक शादी फिजी में जाके कर लेंगे।
यहाँ पर वो लोग अपने फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनवा रहे थे कि वो कैसे कैसे करके फिजी पहुँचे। और विभूषण बहुत खुश था, उसे ऐसा लग रहा था सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर जो नीहा सिंह था उसने भी अपने भाई से कांटेक्ट किया था, अपने भाई से जैसे तैसे करके वो मिलने आता है। यहाँ पर धीरे धीरे क्योंकि लवांगची की शादी होने वाली थी तो ये सारे लोग फिजी से सीधा कंट्री में पहुँचते हैं अपनी, और वहाँ पर इन लोगों की शादी के लिए तैयारी करते हैं। इन सब ने अपने अपने हुलिये चेंज किए हुए थे। हुलिये चेंज करके ही नीहा सिंह अपने भाई नीमिंगजू से मिलता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो नीमिंगजू थे उन्होंने अपनी ओमेगा जिन कुआंग याओ से शादी कर ली थी और वो जिन कुआंग याओ के साथ बहुत खुश थे। जिन कुआंग याओ भी काम करते करते वो भी यहाँ पर धीरे धीरे प्रेग्नेंट हो गया था। वो इस वक्त 5 मंथ प्रेग्नेंट था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था नीमिंगजू के साथ। नीमिंगजू उसका बहुत ख्याल रखते थे, वो विभूषण का भी काफ़ी अक्सर ख्याल रखा करते थे, मिलने आया करते थे। ये दोनों ही मिलकर विभूषण की काफ़ी ज़्यादा देख रेख करते थे। नीहा सिंह जब विभूषण से मिलता है, पहले उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा तलखियाँ होती थी, लेकिन अब वो बहुत खुश था कि उसके एक तरह से देवरानी या फिर देवर के पार्टनर आने वाला है, स्पाउस आने वाला है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो घर का बड़ा था और उसके नाते उसे बहुत खुशी हो रही थी कि फाइनली अब वो बड़ा हो जाएगा और उसे दबदबा दबाने के लिए, मतलब रखने के लिए एक ओमेगा उसकी लाइफ में आ रहा है। वो विभूषण से कहता है मैं तुम्हारा एल्डर हूँ इसलिए तुम हमेशा मेरी बात मानोगे। विभूषण कहता है यहाँ पर नीहा सिंह कहता है पर तुम इतना ज़्यादा मुझसे चिढ़ते क्यों थे, मुझे ये चीज़ कभी समझ में नहीं आई। विभूषण मुस्कुराता है और कहता है क्योंकि मुझे लगता था तुम लवांगची को डेट कर रहे हो और मैं लवांगची को बहुत पसंद करता था इसलिए। यहाँ पर नीहा सिंह कहता है ये बात थी, तुम मुझसे आके पूछ लेते, मैं तुम्हें बता देता कि लवांगची से तो मेरा कोई लेना देना नहीं। उफ़, तुम्हारा पति कितना बोरिंग है। शिचन बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर वो अपनी बेटी को भी मिलवाता है। उसकी बेटी बहुत क्यूट थी, चबी थी। विभूषण का जो बेबी था ना वो ज़्यादा चबी नहीं था, वो क्यूट था पर ज़्यादा वेट का नहीं था, पतला ही था। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे इनकी फैमिली बहुत खुश थी और संडे आ जाता है। उस दिन के लिए बहुत एक्साइटेड थे और लवांगची ने फर्स्ट टाइम ना अपनी दाढ़ी मूछें ट्रिम कर दी थी और वो बैक टू नॉर्मल उस टाइम पे आ गया था जैसे कि वो पहले हुआ करता था, हैंडसम, स्मार्ट। वो बहुत सेक्सी लग रहा था। लेकिन ना जब वो चर्च की तरफ जा रहा होता है ना तब यहाँ पर कुछ लोग जो थे वो उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं क्योंकि लवांगची ने जैसे ही अपना हुलिया चेंज किया तो जब वो स्ट्रीट वगैरह में जा रहा था तो किसी ने उसकी फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर कर ली और जो भी उसके ओपोनेंट्स थे उन्हें भेज दी थी। तो यहाँ पर ये लोग चर्च के लिए निकलते हैं और वहाँ से ये लोग बहुत सारी गाड़ी भर के वांगची को पकड़ने के लिए निकलती है। यहाँ तक कि स्टेट की पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए निकलती है। बहुत तगड़े तरीके से चीज़ें हो रही थी। विभूषण दूसरी गाड़ी में था, वो अपने बच्चे के साथ जो है वो नीहा सिंह के साथ आ रहा होता है और लवांगची की गाड़ी में लवांगची अकेला जा रहा था। नीहा सिंह की गाड़ी में नीहा सिंह लेंशिचन, अंकल चिरन और विभूषण आ रहे थे और वांगची जो था वो कह रहा था कि मुझे जो है सेफ्टी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप विंग के साथ रहना। वो अपनी गाड़ी में आगे जा रहा था। एकदम से जब ये फ्लाईओवर पे से जा रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी को रुकवा लिया जाता है और वांगची जब उतर के देखता है तो वहाँ पर एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ था। तो ये लोग पहले तो गाड़ी में बैठे रहते हैं, अचानक से एक बंदा हेल्प के लिए बोलता है तो वांगची उतर के हेल्प करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक था, आई मीन किसी ने उनके साथ झूठ बोला। और जैसे ही वो उधर जाता है ना तो वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आ रखे हैं, उन्होंने हथियार निकाल लिए थे। वांगची एकदम से पीछे मुड़ता है और वो शिचन की गाड़ी को इशारा करता है कि तुम यहाँ से निकलो। तो शिचन का वो जब इशारा देखता है ना तो शिचन भी वहाँ से गाड़ी को दूसरी साइड मूव करने की कोशिश करता है ताकि किसी को ये ना पता चले कि वो वांगची के साथ है। वांगची एकदम से हाथ खड़ा करके भी, क्योंकि वांगची ने आज शादी के लिए जा रहा था और उसे आइडिया नहीं था कि लोग बाग होंगे, उसने अपनी गन निकाली। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से गोलियों की आवाज़ शुरू हो जाती है। वहाँ पर लवांगची को मारने के लिए लगभग 100 लोग आए हुए थे। इतनी सारी, मतलब सब कुछ प्लान किया हुआ था और इतने सारे लोग एक साथ अपनी गन्स निकालते हैं और वांगची को धड़ाधड़ गन से वो लोग फायर करना शुरू कर देते हैं। वांगची ने यहाँ पर इशारे करके लेंशिचन को भेज तो दिया था, लेकिन लेंशिचन को जब वो रूट चेंज करके जा रहे होते हैं तो लेंशिचन को पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है। विंग ने नहीं देखा था कि आगे क्या हो रहा है क्योंकि उससे पहले ही लेंशिचन और उसके अंकल चरण ने रूट बदल दिया था और यहाँ पर वो लोग समझ गए थे कि क्या हुआ है।
वो लोग आगे जाते हैं, चर्च के बाहर रुकते हैं, लेकिन उन्हें पता चल चुका था कि क्या हुआ है। वो विंग को कुछ नहीं बताते। विंग यहाँ पर निहो सिंह से बात कर रहा होता है, निहो सिंह को भी कुछ नहीं पता होता। वो जाकर चर्च में खड़े होते हैं और निहो सिंह और विंग जो थे वो अपने अपने बच्चों को ले जाकर चर्च के बाहर एक रूम होता है उसमें बैठ जाते हैं कि अचानक से उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। वो हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर शिचन ने कुछ लोगों को बुला लिया था क्योंकि वो वापस से लवांग जी को देखना जाना चाहते थे। वो निहो सिंह को और जो हमारा विभूषण था उसे उस रूम में छोड़कर और बच्चों को रूम में छोड़कर अंकल और जो हमारे शिचन थे वो वापस से वांग जी के पास जा रहे थे कि अगर वांग जी बच जाए तो वो वांग जी को रेस्क्यू कर ले। लेकिन जब वो वापस जाते हैं ना तो वहाँ पर वही लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उनकी गाड़ी जो थी उस पर ताबड़तोड़ वो गोलियां बरसाने लगते हैं। उनकी गाड़ी जो थी वो बुलेट प्रूफ थी। वो जैसे तैसे बच जाते हैं। वांग जी की भी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। बस फ़र्क इतना होता है कि जब धड़ाधड़ आपकी गाड़ी पे बुलेट फायर होती है तो आपको नहीं पता कि कब जरा सा क्रैक आया और आप मर जाएंगे। और ऐसे ही होता है। उनकी गाड़ियों पे धड़ 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 करके सारी जगह से फायर होने लगता है। वो लोग अपने आप को बचाने के लिए जैसे तैसे करते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी को एक इंसान खोलने की कोशिश करता है। एक इंसान उस पर बहुत तेज तेज मारा होता है। वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं निकल पाते क्योंकि एट द एंड वो लोग इतना मजबूर कर देते हैं जो उनके ओपोनेंट थे कि उनकी गाड़ी को जहाँ पर वो फ्लाईओवर पे जा रहे थे उसी से नीचे गिर जाती है उनकी गाड़ी। जिस गाड़ी में जैसे ही वो नीचे गिरती है ना वो इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है क्योंकि उनकी वजह से दूसरे लोग भी मर गए थे और यहाँ पर शिचन और अंकल चरण भी ख़त्म हो जाते हैं। बेचारा हमारा विभूषण पूरा सुबह से लेकर शाम तक वो निहो सिंह सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, दूध वगैरह पिला रहे होते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। यहाँ पर वो लोग बाहर निकलकर पादरी से पूछते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पर शादी होने वाली थी ना, तो कोई क्यों नहीं आया। तो पादरी उन्हें एक नोट देता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम लोग जितना जल्दी हो सके नी मिंगजू के पास चले जाओ, क्योंकि ये जो नोट था ना वो शिचन ने छोड़ा था। और उस पर शिचन के साइन देख के निहो सिंह घबरा जाता है कि क्या बात हो गई। तो वो सीधा विभूषण को लेता है वो आसपास से, क्योंकि विभूषण अपना घर वर सब चीज़ें बेच दी थी, उसे तो फीसी जाना था। वो लोग यहाँ पर ऐसी रेंट में छोटी सी जगह रह रहे थे। यहाँ पर सीधा शिचन लिखा हुआ था कि वापस कहीं मत जाना, सीधा नी मिंगजू के पास जाओ या कहीं और चले जाओ। और वहाँ पर कुछ पैसे भी उसने रखे हुए थे, कुछ सोने की गिनियाँ रखी हुई थी। उस पैसों को निहो सिंह लेता है। उसका दिल बैठ गया था, लेकिन वो समझ गया था कुछ तो गड़बड़ हुई है और वो सीधा नी मिंगजू के पास विभूषण और ख़ुद को और अपने बच्चों को लेकर जाता है। और जैसे ही वो नी मिंगजू के पास पहुँचते हैं ना उसका दिल इतना बैठा जा रहा था ना, जब वो उन्हीं रास्तों से जा रहा था वो देखता है कि एक गाड़ी पलटी हुई है। यहाँ पर जब वो देखता है कि वो गाड़ी जो पलटी हुई है वो वही है जिसमें विभूषण सज धज कर आ रहा था, तो यहाँ पर वो जानबूझकर विभूषण को दूसरी तरफ लगा देता है। विभूषण को जो है वो देखने नहीं देता कि क्या हो रहा है। विभूषण को वो जानकर ना विभूषण के बच्चे को थोड़ा सा पिंच कर देता है ताकि वो बच्चा रोना शुरू हो जाए और विभूषण का ध्यान सब चीज़ों से हट जाए। और विभूषण जो था वो अपने बच्चे को चुप कराने में लगता है। और वो गाड़ी वहाँ से जब जाती है तो निहो सिंह बहुत रोता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि सब खत्म हो गया है, कोई भी नहीं बचा है। जब वो अपने ब्रदर के यहाँ पहुँचता है तो विभूषण देखता है कि निहो सिंह रो रहा है। वो निहो सिंह से पूछता है क्या हुआ। निहो सिंह कहता है कुछ नहीं, मुझे बस बैड इंट्यूशन आ रही है। वो मन में ना वो समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। वो कहता है पता नहीं यार वांग जी ने फ़ोन क्यों नहीं किया है, तुम्हें क्या लगता है कुछ हो गया क्या। पता नहीं वो वांग जी को फ़ोन करता रहता है विभूषण जो था, लेकिन वांग जी का फ़ोन नहीं लगता। उसकी रिंग बजती रहती है क्योंकि वांग जी तो मर चुका था। उसकी रिंग बजती रहती है लेकिन कभी उसे कॉल नहीं आता। जब वो लोग नी मिंगजू के घर पहुंचते हैं, नी मिंगजू के घर जाके बैठते हैं तो सारी जगह न्यूज़ आ गई थी कि ऐसे ऐसे लैन फैमिली के 3 लोगों को मार दिया गया है। नी मिंगजू को भी ये खबर पता चल गई थी। नी मिंगजू जो थे वो निहो सिंह ने फ़ोन करके उन्हें बुलाया था। वो लोग अपने क्वार्टर में जाते हैं, वो बच्चों को देख कर बैठाते हैं। वो अपने भाई की तरफ देख रहे थे, विभूषण तो वहाँ पर चल था। तो वो पूछते हैं तो यहाँ पर ना अपने भाई को देखकर निहो सिंह बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और वो उन्हें इशारे से बताता है कि इसे अभी कुछ नहीं पता है। यहाँ पर विभूषण अपने बच्चे को ख्याल रख रहा होता है। वो जैसे ही कमरे में आकर बैठता है और टीवी न्यूज़ को सुनता है, वो देखता है कि टीवी में न्यूज़ चल रही होती है कि लैन फैमिली के 3 वारिस 2 वारिस और अंकल चरण की मृत्यु हो गई है।
सरकार ने उन्हें मार डाला है क्योंकि वो वांटेड क्रिमिनल थे, वो वांटेड माफिया लॉर्ड थे, इसलिए उन तीनों का ही खात्मा कर दिया गया है। वो तीनों ही सुबह ऐसे ऐसे गाड़ी लेकर जा रहे थे, जहाँ पर सबसे पहले तो उनके ख़ानदान के छोटे वारिस को मारा गया और उसके बाद ऐसे ऐसे लिन और उनका भी खात्मा कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें देख कर ना हैरान हो जाता है वेवोशन को। ऐसा लगता है उसके आगे पीछे कुछ चल नहीं रहा, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो एकदम से सन करके बैठता है, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं गिरते और वो सदमे में चला जाता है कि ये क्या हुआ। क्योंकि आज तो उसकी शादी का दिन था ना, आज तो वांगजी ने उससे शादी करने का प्रॉमिस किया था और वांगजी उसे अपने साथ लेके जाने वाला था। नहीं, क्या हुआ। वो बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा। मतलब 3 दिन बाद उसे जब वो सब कुछ देख लेता है तो वो अल्टीमेट रोता है। सरकार ने जो उनकी बॉडी थी, क्योंकि सरकार को नहीं पता था कि लिन और लवंगजी जो है उनका कोई पार्टनर है, स्पाउस है, कुछ भी है, तो सरकार ने उनकी जो भी उनकी बॉडी थी उन्हें दफना दिया था। उनको ऐसे ही एक जगह क्रिमिनेशन दे दी गई थी, तो वहाँ से उन बॉडियों को जो हमारा नी मिंगजू था उसने जैसे तैसे करके निकलवाया था और एक अच्छी जगह जाकर उन्हें दफनाया गया था। उनकी कब्र बनाई गई थी और वो विंग को तो कहीं लेके जा ही नहीं रहे थे क्योंकि विंग ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। विंग की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसकी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि लगभग 2 साल तक विंग एकदम पागलों की ज़िंदगी जीता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था। उसने जब वांगजी की वो इतनी डिज़ास्टर वाली फ़ोटोज़ देखी और मीडिया पे सब कुछ देखा कि किस तरह से खून से लथपथ था और किस तरह से उसे मार दिया गया, और जो भी उसने पिक्चर्स देखी, निहा सिंह को भी बहुत बड़ा सदमा लगता है। लेकिन वो जैसे तैसे सबको संभालने की कोशिश करता है। दोनों बच्चों को पालने की जिम्मेदारी निहा सिंह पे आ जाती है। फाइनली 2 साल ट्रीटमेंट चलने के बाद, जिस तरह से वो लोगों को, गरीब लोगों को ट्रीटमेंट दिया करता था, और एक टाइम पे उसने लवांगजी और नी मिंगजू का ट्रीटमेंट किया था। आज की डेट में नी मिंगजू और जिन क्वांगयाओ मिलके वेवोशन का ट्रीटमेंट करते हैं। उसे बहुत अच्छे तरीके से 2 साल लगभग उसे अपने डिप्रेशन, अपने पागलपन से निकलने में लग जाते हैं और 2 साल बाद बड़ी मुश्किल से ही वो नॉर्मल हो पाता है। धीरे धीरे वो अपने बच्चे की केयर करने लगता है, उसे पढ़ाने लगता है और वो अपने बच्चे को ना पुलिस में भर्ती करता है कि मैं अपने बच्चे को माफिया नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को पुलिस में रखूँगा ताकि अगर उसकी अच्छे काम के लिए जान भी जाए तो देश के लिए जान जाएगी। कोई बंदा उसे क्रिमिनल कह के कभी ये नहीं कहेगा कि क्रिमिनल मर गया, क्योंकि जो चीज़ उसने लवांगजी के लिए देखी थी ना, लवांगजी बहुत अच्छा इंसान था, उसके लिए सबसे बेस्ट था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई ना तो उसे बहुत बुरा लगा था। उसे क्रिमिनल कह के संबोधित किया गया है। बहुत रोता है। उसका बेटा ना, वो अपने बेटे को कब्र पे लेके जाया करता था लवांगजी की, उसे दिखाया करता था कि ये तुम्हारे पिता हैं। विभूषण की हालत धीरे धीरे ख़राब हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा ना कमज़ोर होता जा रहा था वक्त के साथ साथ। लेकिन जिस दिन उसका बेटा एग्ज़ाम क्लियर करता है गवर्नमेंट के और एक अच्छी पोस्ट पे पुलिस वाला लगता है ना, वो अपने बच्चे को कहता है कि तुम्हारे पिता थे। वो उसका बच्चा पूछता है कि मेरे पिता कौन थे, तो वो बोलता है कि तुम्हारे पिता माफिया लॉर्ड थे और मैं इसलिए तुम्हें हमेशा पुलिस बनने के लिए और अच्छे काम करने के लिए बोला करता था, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे पिता को देखा था ना, उन्होंने अपने माता पिता को इसी तरह से खोया, तुमने अपने पिता को इसी तरह से खोया। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो पार्टनर हो ना, उसके मन में कभी रिग्रेट ना रहे कि उसने आपसी रंजिश के लिए किसी को खो दिया। अगर तुम्हारी जान भी जाए तो देश के लिए जाए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी कभी देश विरोधी ताकतें आपको अपना मिसयूज़ करने के लिए ही मरवा देती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जब भी तुम्हें कुछ भी हो, तुम हमारे देश के झंडे में लिपटे हुए हो, ना कि तुम पे माफिया या गुंडागर्दी या फिर दहशतगर्दी का टैग लगे। वो जैसे भी थे, तुम्हारे पिता थे, उन्होंने कभी बुरा नहीं चाहा, मेरा और तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। विभूषण जो था वो लवांगजी से कहता है, अगले जन्म में याद रखना, इस बार तुमने प्रॉमिस पूरा नहीं किया, मुझसे शादी नहीं की। वो ज़िंदगी भर अनमैरिड रहता है, ज़िंदगी भर एक ऐसी ज़िंदगी जीता है जहाँ पर उसकी हर जगह ना उसे ऐसा लगता था कि लवांगजी मौजूद है, बट हकीकत में वो नहीं था। वो अपने बच्चे से बहुत कुछ सिखाता है, अपने बच्चे को ह्यूमैनिटी सिखाता है, माफिया लोगों से दूर रहना सिखाता है, एक पुलिसमैन ईमानदार सच्चा व्यक्ति बनाता है। वो लवांगजी से कहता है, मैंने उसे बिल्कुल वैसा बनाया जो तुमसे ऑपोजिट हो सके, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ हूँ कि तुम इस बार मुझे जल्दी छोड़ गए। अगले जन्म में मिलो ना
तो मेरा साथ निभाना। हमारे बच्चे को तुम दूर से पलता हुआ देख रहे हो, उस वक्त ना हम साथ मिलके से बड़ा करेंगे। और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, तुम हमेशा मुझसे भागते रहे, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। यहाँ पर लवांग जी और विभूषण का जो बेटा था उसे एक ओमेगा से प्यार होता है। वो ओमेगा बहुत क्यूट था। वो ओमेगा जिन गुआंगियाओ के स्टेप ब्रदर जिन जिशन का बेटा होता है जिनलिंग, उससे उसे प्यार हो जाता है, जो कि एक ओमेगा था। यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के सामने लेके आता है, मिलवाता है और उससे शादी करता है। विभूषण जो था वो अपने बेटे की शादी करता है। उस दिन वो बहुत सैड फील करता है कि लाइफ में उसकी कभी शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन फाइनली आज उसका बेटा डर डर के नहीं जी रहा, सबके सामने प्राउडली वो शादी कर रहा है, घर बसा रहा है, सारी फैमिली गैदर हो रही हैं। वो तो बेचारा चुपके से चर्च जा रहा था अपनी शादी करने के लिए, और उसमें भी उसकी शादी कभी हो नहीं पाई थी। वो अपने बच्चे की शादी में ना जितने उसके चाव थे वो सारे पूरे करता है। जिस तरह से लवांग जी उसके लिए चाव रखता था, हर चीज़ रखता था, वो सारी पूरी करता है। और वो रोते रोते कहता है कि देखो हम नहीं कर पाए, हमारे बच्चे ने करके दिखा दिया। हमारे बच्चे को अपने प्यार पाने के लिए छुप छुप के इस तरह से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो रोते रोते गाइस ये जो फैन फिक्शन है ये ख़त्म होती है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लगी हो। और यहाँ पर ठीक है मैं सैड एंडिंग दिखा रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं हर चीज़ की अच्छी एंडिंग हो, कुछ चीज़ों की बहुत बुरी एंडिंग होती है। और लाइफ में ऐसी चीज़ें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन अगर उससे जो इंसान हार जाता है ना, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में हार जाता है। लेकिन अगर आप हारी हुई बाजी को भी मुस्कुरा कर एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही आपकी असली और रियल चुनौती होती है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लगी हो। अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट फैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।